गुजरात और राजस्थान में मेफेड्रोन दवा बनाने वाली 3 अवैध प्रयोगशालाओं पर कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ मिलकर की है। मेफेड्रोन, जिसे 4 मिथाइल मेथकैथिनोन 4 MMC 4 मिथाइलफेड्रोन के रूप में भी जाना जाता है। यह एम्फेटामिन तथा कैथिनोन वर्गों का एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग है। कृत्रिम रूप से निर्मित यह ड्रग नशे के मामले में कोकीन और हेरोइन के बराबर है, लेकिन दाम में इनसे सस्ता होता है। इसका प्रचलित नाम है म्याऊ म्याऊ। इसके अलावा ड्रोन, एमकैट, व्हाइट मैजिक और बबल आदि नामों से भी यह जाना जाता है। इराक ने समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी में डाला है। दरअसल इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। इस कानून के उल्लंघन पर 7 वर्ष की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। नए कानून में लिंग परिवर्तन कराने पर भी 1 से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इराक ने यह कदम समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उठाया है। चीन आने वाले दिनों में चंद्रमा पर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजेगा, जो तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण 3 मिशनों में से पहला होगा। इसके साथ ही चीन के द्वारा भेजा जाने वाला चांगई 6 मिशन दुनिया का पहला मिशन होगा, जो चंद्रमा के डार्क या फिर हिडन साइट से सामग्री इकट्ठा करेगा और उसे अध्ययन के लिए पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। यह सामग्री लगभग 2 kg तक होगी। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग पर उतरने का प्रयास किया जाएगा तथा यह अपने साथ फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान के पेलोड भी ले जाएगा। खान मंत्रालय 29 और 30 अप्रैल को महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का आयोजन शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद तथा भारतीय सतत विकास संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। यह सम्मेलन खनिजों के प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने, नॉलेज शेयर करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। साथ ही यह सम्मेलन भारत के तीव्र आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट सरकारी चार्टर जारी किया। यह चार्टर स्टार्टअप्स की लाइफ साइकिल के विशिष्ट चरणों के आधार पर उनके लिए उपयुक्त दिशा निर्देश निर्धारित करता है। इसे केवल कंपनी एक्ट 2013 के तहत निगमित संस्थाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस चार्टर का उद्देश्य स्टार्टअप्स को जिम्मेदार कॉर्पोरेट सिटीजन्स बनाने में मदद करना है और उन्हें अपने हितधारकों के साथ इसे साझा करने में सक्षम बनाना है। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। वहीं आमिर अहमद भट्ट ने 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल हासिल किया। तीरंदाजी विश्व कप में रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने गोल्ड जीता है। भारत को यह गोल्ड मेडल धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने जिताया है। इस तिकड़ी ने दक्षिण कोरिया के मौजूदा ओलंपिक चैंपियनों को हराकर खिताब जीता है। वहीं भारतीय महिला टीम ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने इटली की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय दल ने अब तक 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित 8 मेडल जीते हैं। माहेश्वरी चौहान ने शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। यह निशानेबाजी में भारत के लिए 21वां और शॉटगन में 5वां ओलंपिक कोटा था। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी वेलावन सेंथिल कुमार ने बैच ओपनर चैलेंजर स्क्वैश का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फ्रांस के मेलविल साइनी मैनिको को फाइनल में हराया। यह वेलवन सेंथिल कुमार का 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब है। इस चैंपियनशिप का आयोजन प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन और मेजबान देश फ्रेंच स्क्वैश फेडरेशन के साथ मिलकर पेरिस, फ्रांस में किया गया। बूथ कैप्चरिंग शब्द चुनावों के समय बहुत चर्चा में रहता है। यह शब्द वोटिंग में धांधली करना या गैर कानूनी रूप से फर्जी वोट डालना और सही वोटों को खराब करने को संदर्भित करता है। चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक भ्रष्ट आचरण है। इसकी धारा 135A के तहत बूथ कैप्चरिंग में निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई भी गतिविधि शामिल हो सकती है: मतदान केंद्र पर कब्जा करना, मतदाता को डराना या धमकाना तथा उसे मतदान केंद्र पर जाने से रोकना, अपने समर्थकों को ही वोट देने की अनुमति देना इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कम से कम 1 साल की सजा और अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, और यदि सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
ग्रीन टैक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है जो यह परिभाषित करता है कि पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ निवेश क्या हो सकते हैं और यह बताता है कि कौन सी आर्थिक गतिविधियां और परिसंपत्तियां हरित या पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो सकती हैं। यह कई मामलों में महत्वपूर्ण है, जैसे टैक्सोनॉमी ग्रीन वॉशिंग को रोकने में मदद कर सकता है, निवेशकों के निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है और इस तरह के निवेश टिकाऊ या हरित आर्थिक गतिविधियों और परिसंपत्तियों की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। नीलगिरी ताहर के लिए तमिलनाडु सरकार ने 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण को शुरू करने के पीछे उद्देश्य नीलगिरी ताहर को बेहतर ढंग से समझना और इसे संरक्षित करने का प्रयास करना है। यह सर्वेक्षण भारतीय वन्य जीव संस्थान, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे संगठनों के सहयोग से हो रहा है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु और दक्षिण भारत का एकमात्र पहाड़ी खुर वाला जीव है तथा पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय प्रजाति में और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में जगह दी गई है। AI एंकर सना ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में 2 अवार्ड जीते। इन अवार्ड्स को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया। यह अवार्ड समारोह लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में आयोजित किया गया था। इसमें 43 देश विभिन्न वर्गों में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इन विभिन्न प्रतिस्पर्धा में AI एंकर ने बेस्ट यूज ऑफ AI इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट और AI लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड जीता। यह AI एंकर इंडिया टुडे ग्रुप की है, जिसे मार्च 2023 में भारत की पहली AI एंकर के रूप में पेश किया गया था। एलिहांड्रा रोड्रिगेज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 18 से 73 वर्ष की आयु के 34 प्रतियोगियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए ये खिताब जीता। इसके साथ ही 60 साल की उम्र में यह खिताब जीतने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। दरअसल पूर्व में इस प्रतियोगिता में सिर्फ 18 से 28 वर्ष की महिलाएं ही हिस्सा ले सकती थीं, लेकिन सितंबर 2023 में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने की इस आयु सीमा को हटा दिया था। RBI ने ETP यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया। इस फ्रेमवर्क को ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शन 2024 नाम दिया गया है। इस दिशा निर्देश के अनुसार ETP ऑपरेटर के रूप में मान्यता चाहने वाली यूनिट को न्यूनतम 5 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति बनाए रखनी होगी। इसके अलावा हमेशा निर्दिष्ट न्यूनतम नेटवर्थ बनाए रखना होगा और इसे एक भारतीय कॉरपोरेशन होना चाहिए। यदि किसी नॉन रेजिडेंट के पास ऐसी यूनिट में शेयर हैं तो उसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के सहित सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा। छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप को मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला डबल्स का खिताब जीता है। पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के मोहम्मद गुफरान और के श्रीनिवास की जोड़ी ने अपना कमाल दिखाया और मालदीव की जोड़ी को 25-15 और 25-16 से हराया। वहीं महिला डबल्स में भारत की आकांक्षा कदम और शाइनी सेबेस्टियन की जोड़ी ने फाइनल में भारत की ही जोड़ी को हराया। सिएरा माद्रे शब्द पिछले कुछ समय से खबरों में है। इसका संबंध दक्षिण चीन सागर से है, जो आज विश्व का सबसे विवादित समुद्री क्षेत्र है। यहाँ स्थित सिएरा माद्रे एक बार फिर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का कारण बना है। यदि हम सिएरा माद्रे की बात करें तो यह करीब 100 फीट लंबा समुद्री जहाज है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने किया था। 1976 में अमेरिका ने इसे अपने सहयोगी फिलीपींस को सौंप दिया और बाद में फिलीपींस ने इसे 1999 में जानबूझकर थॉमस शोल पर फंसा दिया। ये जगह निर्जन स्प्रैटली द्वीपों का एक हिस्सा है और यही वो समुद्री जगह है जिसके करीब मिस्चीफ रीफ नाम का क्षेत्र है, जिस पर कुछ साल पहले चीन ने अपना दावा पेश किया था। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल अपने रहस्य और गहराई को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। यह मैक्सिको की चेटुमल खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज 2021 में ही की गई थी। तब से इस होल ने भूवैज्ञानिकों, मरीन बायोलॉजिस्ट और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। टाम जा ब्लू होल के नाम से जाना जाने वाला यह होल एक अंडर वाटर सिंक होल है। ये यूं कहें कि ब्लू होल अद्वितीय भूगर्भीय संरचनाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में होती हैं। यह चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसी घुलनशील सामग्रियों से बनी होती है तथा यह संरचना समय के साथ बनती हैं, क्योंकि सतह का पानी चट्टान के माध्यम से रिसता है, खनिजों को घोलता है और दरारें बढ़ाता है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति के बारे में सुझाव के लिए 2 प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किए हैं। इसके लिए RBI ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड
और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शुरू करने की घोषणा की है। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड व्यक्तिगत खपत के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करेगा और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण का उद्देश्य सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर प्रतिक्रिया हासिल करना है। स्पेन में फोर्जिंग पार्टनरशिप बिटवीन साइंस एंड पॉलिसी नाम से एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज और ग्लोबल लीडर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस द्वारा आयोजित किया गया। इसका मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर अनुसंधान, विज्ञान और कार्यान्वयन को राजनीतिक एजेंडे के रूप में शामिल करना तथा इस संकट से निपटने के लिए तत्काल आवश्यकता पर बल देना है। यदि हम ग्लोबल लीडर्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समूह की बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 2020 में अंतर एजेंसी समन्वय समूह की सिफारिश पर की गई थी। इस समूह की पहली बैठक जनवरी 2021 में हुई थी। टाइम मैगजीन ने विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों की रैंकिंग जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान एमेरिटस को मिला है। इसकी स्थापना 2015 में अश्विन दमेरा और चैतन्य द्वारा की गई थी। यह एडटेक कंपनी वैश्विक विश्वविद्यालयों के कोर्स प्रदान करता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एमेरिटस की सफलता को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया था। टाइम की इस सूची में 14 भारतीय एडटेक फर्म्स को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की ओर से शीर्ष एडटेक मिको है। इसे इस सूची में 26वां स्थान मिला है। यह बच्चों के लिए एआई संचालित रोबोट बनाती है। इस सूची में 250 एडटेक कंपनियों को जगह मिली है, जिसमें सबसे अधिक एडटेक कंपनियां अमेरिका की हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें केन्याई धावक पीटर मवानिकी और लिलियन कसैत ने क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में जीत हासिल की। वहीं भारतीय एथलीट किरण मात्रे के लिए यह संस्करण यादगार रहा। उन्होंने भारतीय पुरुष वर्ग के इवेंट रिकॉर्ड को तोड़ा। किरण मात्रे ने 29:32 के समय में रेस पूरी की, जो 2015 में सुरेश कुमार द्वारा बनाए गए 29:49 रिकॉर्ड से कम थी। इंडियन ग्रांड प्री 1 में प्रवीण चित्रवेल और शैली सिंह ने गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में यह मेडल जीता, वहीं शैली सिंह ने लॉन्ग जंप में इस मेडल को जीता। इंडियन ग्रांड प्री पेरिस ओलंपिक के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट है, जिसमें एथलीट ओलंपिक क्वालिफाइंग मानकों को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय महिला टीम थॉमस और उबेर कप 2024 क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही। हालांकि भारतीय महिला टीम को मेजबान चीन की टीम से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के बावजूद भारत ग्रुप ए में दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में बना रहा। थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है। दरअसल डीआरडीओ ने स्मार्ट सिस्टम यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। इस स्मार्ट सिस्टम में एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल कैरियर शामिल है तथा इसमें 20 किलोमीटर की रेंज वाला एक हल्का टॉर्पीडो और पेलोड के रूप में 50 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वॉरहेड शामिल है। इसे डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यह भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ावा देगी। भारत सरकार विस्फोटक अधिनियम 1884 के स्थान पर विस्फोटक विधेयक 2024 का ड्राफ्ट पेश करने की योजना बना रही है। नया विधेयक व्यापार करने को आसान बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके अलावा इस कानून के तहत केंद्र सरकार लाइसेंस देने, निलंबित करने या रद्द करने के साथ साथ अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को नामित करेगी। वर्तमान में पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी PESO किसी भी विस्फोटक सामग्री के निर्माण, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात के लिए जिम्मेदार है। विस्फोटकों में बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकोल, ड्राई नाइट्रोटालुइन और प्रिक्रिक एसिड शामिल हैं। भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक को होस्ट करेगा। दोनों बैठकों की मेजबानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से की जाएगी। इस बैठक का आयोजन 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि, केरल में किया जाएगा।
यह मेजबानी अंटार्कटिका को संरक्षित करने के प्रयासों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार देश रहा है। यदि अंटार्कटिक संधि की बात करें तो 1959 में वॉशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर के साथ अस्तित्व में आई थी और 1961 में लागू हुई। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव की स्थापना 2006 में की गई थी। यह नॉर्वे और भारत सरकार के बीच हुए समझौते का परिणाम था, जिसका उद्देश्य भारत में मातृ, नवजात और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सतत प्रयास करना है। नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्ट्रेटेजिक, कैटेलिटिक और इनोवेटिव सहायता प्रदान करता है। इसके 4 उच्च फोकस वाले राज्यों में बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। विश्व ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इसे मनाए जाने के लिए 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर मतदान के लिए विचार प्रस्तुत किया, जिसके बाद इसे 2017 में पहली बार मनाया गया। यह टूना मछली के महत्व और पानी में उसकी घटती संख्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि कैसे अनियमित मछली पकड़ने की तकनीकी और दुर्भाग्यपूर्ण संरक्षण प्रबंधन के कारण इसकी आबादी निरंतर घट रही है। भारत लगातार 2 वर्षों से BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के किसी बड़े इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। वैश्विक संचालन संस्था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसके संदर्भ में जानकारी दी। इस जानकारी के अनुसार भारत 2025 में BWF यानी विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके लिए गुवाहाटी के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को चुना गया है। भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी दूसरी बार कर रहा है। इसके पहले इसका आयोजन वर्ष 2008 में पुणे में हुआ था। इसके अलावा भारत 2026 के मार्की सीनियर इवेंट की भी मेजबानी करेगा। हालांकि इसके लिए शहर की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। उन्हें यह खिताब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा दिया गया है। सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि पाने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। उनसे पहले यह खिताब वैशाली कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली को मिल चुका है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वर्ल्ड आर्ट दुबई का 10वां संस्करण शुरू हुआ। 5 मई तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आर्ट मेले में 60 से अधिक देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। 10,000 कलाकृतियों के साथ साथ भारतीय कला को भी इस वैश्विक मंच पर पेश किया जाएगा, जिसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, डिजिटल आर्ट, इंस्टॉलेशन इत्यादि शामिल हैं। ये प्रदर्शनियां भारत के आर्ट सेंस की आधुनिक भावना को प्रदर्शित करेंगी। भारत सरकार ने पेंशन के लिए एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है। इसे पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। इसे भविष्य पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। यह 5 बैंकों की पेंशन प्रोसेसिंग और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो से जोड़ता है। इस पोर्टल को पेंशन प्रोसेसिंग से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पेंशन संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता और एफिशिएंसी हासिल करने में मदद मिलेगी। आगे जाकर अधिकांश पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। मालदीव के बाद एक और देश में चीन समर्थक प्रधानमंत्री चुना गया है। दरअसल चीनी समर्थक जेरेमिया मानेले को सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। यदि हम सोलोमन द्वीप की बात करें तो यह एक द्वीपीय देश है जिसमें 900 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह द्वीप रणनीतिक तौर पर काफी महत्व रखता है। इसी कारण चीन क्वाड देशों को घेरने के लिए इस द्वीपीय देश की आर्थिक मदद करता आया है। असम राज्य की वन्यजीव संरक्षक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला व्हिटली गोल्ड पुरस्कार। इस पुरस्कार को व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। यह दूसरा अवसर है जब उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले 2017 में इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। वे लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क और इस पक्षी के आवास को संरक्षित करने का कार्य करती हैं। असमिया भाषा में इस पक्षी को हरगिला कहते हैं। यह पक्षी आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मुख्यतः सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। बर्ड फ्लू का एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। अमेरिका के टेक्सास के एक फार्म में 1 दर्जन घरेलू बिल्लियां बर्ड फ्लू के अत्यधिक संक्रमण के कारण मर गईं। दरअसल बिल्लियों को ऐसे गायों का कच्चा दूध पिलाया गया था जो एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित थी। हालांकि अमेरिकी कृषि विभाग ने इससे पहले ही गायों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की थी।
बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है। यह अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। कभी कभी वायरस पक्षियों से स्तनधारियों को भी संक्रमित कर देता है। इस घटना को स्पिल ओवर कहते हैं।